नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में हम यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट के कुछ मॉडल आंसर की चर्चा करेंगे जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम लगा है, यूपीएससी मेंस 2020। इससे पहले भी मैंने 2-3 क्वेश्चन के मॉडल आंसर तैयार किए हैं। अच्छे मॉडल आंसर हैं, वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षण के बारे में बताना है। तो इसमें समझने वाली जो बात थी, सरकम पैसिफिक जोन, यहाँ पे समस्या आती है कि ऐसा वर्ड हमने कभी सुना नहीं था और शायद एनसीईआरटी किताबों में भी ऐसा दिया नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये क्वेश्चन मुख्य रूप से रिंग ऑफ फायर की भूभौतिकीय अभिलक्षणों के बारे में है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अक्सर न्यूज़पेपर में हमेशा आते रहते हैं, तो उन पर आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि मेंस के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर है उनका लगभग 50% से अधिक योगदान है। तो आप करंट अफेयर को भी थोड़ा सा सीरियसली लेकर अपनी आंसर राइटिंग को अच्छा कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, इसमें क्या होगा, कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए कि प्री प्रशांत क्षेत्र, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, तथा प्रशांत के चारों ओर विस्तृत ज्वालामुखीय एक भूकंपीय श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। तो एक अच्छा सा मतलब सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन हमें लिखना है। 2-3 लाइन में अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाता है। तो इसमें आपको बड़ा नहीं लिखना है। कुछ स्टूडेंट की एक समस्या रहती है कि वो एक पैराग्राफ फॉर्म में बड़ा लिखते हैं, या कुछ जो क्वेश्चन से रिलेट नहीं होता वो लिखने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें टू दी पॉइंट शुरुआती स्तर से ही क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार अपना अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो आगे हम देखते हैं कि फिर आप बता सकते हो, इसमें ज्योग्राफी वाले भी क्वेश्चन होते हैं, उनमें आप अपनी मैपिंग जरूर करना, क्योंकि मैपिंग के बिना इनमें अच्छे नंबर नहीं आने वाले। तो आप कोशिश करना कि जब आप 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वहाँ पे वर्ल्ड के मैप है, इंडिया के मैप है, और काफ़ी अच्छे मैप जो फिजिकल मैप है, तो आप उनकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उनको आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें जो बनना चाहिए था कि इसमें एक अच्छा सा ये मैप बनना चाहिए जिसमें आप यूरेशियन प्लेट दिखा सकते हो, यहाँ पे उत्तरी अमेरिकी प्लेट दिखा सकते हो, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट दिखा सकते हो, और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिखा सकते हो। और ये मुख्य रूप से जो है यहाँ पे प्रशांत महासागरीय जलीय प्लेट है। तो जो रिंग ऑफ फायर है उसका डायग्राम तो ये है कि रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पे रिंग ऑफ फायर बनी हुई है। और ये रिंग ऑफ फायर बनती कैसे है, तो इसमें यह है कि प्रशांत महासागर एक जलीय प्लेट है, और प्रशांत महासागरीय जलीय प्लेट का दूसरी जो स्थलीय प्लेट है, जैसे कि यहाँ पे दक्षिणी अमेरिकी स्थलीय प्लेट है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिकन स्थलीय प्लेट है, यहाँ पे यूरेशियन स्थलीय प्लेट है। इन प्लेटों से जब टकराव होता है, यानी जब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि जब प्लेटें आपस में टकराती है तो उनकी सीमाओं पर कुछ कार्य होते हैं। जैसे कि इसमें जो मुख्य रूप से जो प्लेट टकरा रही है वो अभिसारी सीमा है, मतलब अभिसारी सीमा का एग्जाम्पल है। मतलब प्लेट हम जानते हैं ना, प्लेट सीमाएं कितनी प्रकार की होती है, कि एक अपसारी होती है जहाँ दोनों प्लेटें एक दूसरे से अलग जाती है, जैसे मध्य अटलांटिक जो कटक बनते हैं अटलांटिक महासागर में, वहाँ पे अपसारी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है अभिसारी सीमा का एग्जाम्पल है। तो इसको यही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ तो एनसीईआरटी से आप ले सकते हो, जो आइडियाज़ मेन आइडियाज़ है वो एनसीईआरटी में आपको प्लेट यूनिटी के सिद्धांत में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ फिर करंट हैपनिंग जो हो रही है वो इसको जोड़ कर लिखना चाहिए था। लेकिन फिर क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे बढ़ना होगा, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसमें आप ये बता सकते हो कि भाई ये रिंग ऑफ फायर है, और इसका ये बताना है कि इसमें मतलब इसकी जो विशेषताएं वो क्या है और ये बनती कैसी है, और अच्छा सा मैप आपको इसमें डाल देना है। तो ये सिंपल सा आप रिंग ऑफ फायर बनता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि जो सागरीय प्लेट होती है वो भारी प्लेट होती है, जबकि स्थलीय प्लेट हल्की होती है और इनका घनत्व भी कम होता है। तो सागरीय प्लेट क्या होती है, इनके नीचे सबडक्ट करती है, जिसके कारण फिर ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती है। और ये रिंग ऑफ फायर इसीलिए तो बनी है ना कि यहाँ पे ज्वालामुखी जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भूकंपीय घटनाएं भी हैं। तो आप अच्छा सा मैप से यदि इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया ना, तो फिर अच्छे मार्क्स निश्चित रूप से आएंगे। फिर आगे जानते हैं जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षण क्या है, और यही क्वेश्चन की डिमांड है। जैसे इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा बताएंगे कि ये बनती कैसे है। तो रिंग ऑफ फायर के साथ सक्रिय ज्वालामुखियों व भूकंपों का प्रमुख कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गति है, और यहाँ अभिसारी सीमा के उदाहरण देखे जा सकते हैं। एकदम टू दी पॉइंट बताना है हमें, यहाँ पे प्लेट ट्यूटनिंग सिद्धांत को एक्सप्लेन नहीं करना है कि ये इतनी प्लेटें होती हैं वो होती है, एकदम टू दी पॉइंट हमें आंसर देना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देके हम समझेंगे कि यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल है। तो मुख्य रूप से है अभिसारी सीमा, और इसके आपने दो पार्ट डिवाइड किए कि जब दोनों प्लेटें क्या होती है, जब सागरीय सागरीय हो, यानी यहाँ पे देखो मैप में देखना आप कि दोनों प्लेटें क्या होती है, यदि ओशियन ओशियन वाली हो यानी जलीय प्लेट हो, तो इनमें से जो भारी प्लेट होती है वो नीचे सबडक्ट करती है,
और फिर जैसे ही नीचे जाती है तो एक ऐसे जोन में चली जाती है जहाँ पर तापमान अधिक होता है, और फिर वहाँ से लावा मैग्मा पिघल के ऊपर आता है और क्या बनता है, द्वीप या चाप ज्वालामुखी ऐसी बाहर निकलती हैं। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी हम देखते हैं कि इंडोनेशिया है या जापान है, उनके द्वीपों पर सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वो इसके कारण है कि जहाँ पर दो जलीय सीमाएं आपस में जो प्लेट है टकराती है, तो वहाँ पर ऐसी घटना होती है। तो ये एक छोटा पार्ट है, लेकिन बड़े स्तर पर हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक महाद्वीपीय प्लेट होती है और एक प्लेट होती है ओशियनिक प्लेट होती है। तो इसमें जो एग्जाम्पल होगा कि प्रशांत महासागर की जो प्लेट है वो जो पास में जैसे दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरेशियन आदि प्लेटों से टकरा रही है, तो वहाँ उसके कारण ये रिंग ऑफ फायर बन रहा है। तो एग्जाम्पल और डायग्राम के द्वारा आप इसको समझा सकते हो। तो डायग्राम से यदि आप समझाओगे तो फिर अच्छे मार्क्स आने की संभावना पूरी पूरी है। इसमें उदाहरण देके भी समझाया है कि रिंग ऑफ फायर क्या है, और यूरेशियन प्लेट और प्रशांत प्लेट आपस में टकराती है और वहाँ पर ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रृंखला बनती है। इसके अलावा अन्य घटनाएं भी होती है, जैसे ट्रेंच बनता है, गर्त बनता है, और इसके अलावा अन्य विशेषताओं की यदि हम जानकारी लें तो पृथ्वी की 75% से अधिक ज्वालामुखी, लगभग 450 से अधिक यहाँ पर सक्रिय और शांत ज्वालामुखी है, और 80% से अधिक यहाँ पर भूकंपीय घटनाएं होती है। इसके अलावा यहाँ महासागरीय गर्त है, द्वीपीय चाप है, हॉटस्पॉट जो ज्वालामुखी हॉटस्पॉट होते हैं वो यहाँ पर है आदि, इसके भूभौतिकी अभिलक्षण पाए जाते हैं। अन्य विशेषताओं की देखें तो क्राकटाओ इंडोनेशिया, माउंट फ्यूजी जापान और सेंट हेलेना यूएसए जैसे प्रमुख ज्वालामुखी भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखो, ये ऐसा मॉडल आंसर एग्जाम में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि हमारी अच्छी तैयारी हो ना तो कुछ कुछ हद तक यदि अच्छा आंसर लिख पाएँ तो मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इसके अलावा जो अलग अलग मॉडल आंसर होते हैं, जैसे कि ये मेरी ओपिनियन है कि इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, आप लोगों की अलग हो सकती है, तो इसमें चिंता नहीं करनी कि मेरा आंसर सबसे अलग है। अपने को ज़्यादा इसमें सीखने वाली बात यह है कि हम क्वेश्चन की जो डिमांड है ना वो उसको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हर कुछ नवाचार हमें करने की, ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन है तो वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम मैपिंग की हमें करनी है। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मतलब उसमें डायग्राम और मतलब अलग अलग आयाम हो सकते हैं, तो उनकी बात आगे करेंगे। फिर आगे है कि प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र जैसे भूस्खलन, सुनामी आदि इसकी अन्य विशेषताएं हैं। तो ये 150 वर्ड का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इसको आराम से करते हैं। लास्ट में एक अच्छा सा हमें कंक्लूजन लिखना चाहिए कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि परिप्रशांत क्षेत्र जहाँ एक तरफ प्राकृतिक भौगोलिक विविधता जैव परितंत्र का एक रचनात्मक क्षेत्र है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं का जनक भी है। तो इन घटनाओं को समझकर हम आपदा प्रबंधन को और अच्छा कर सकते हैं। तो जब आप कंक्लूड कर रहे हो ना तो उसमें भी है ना कभी भी नेगेटिव मत होना, उसमें एकदम आशावादी नज़रिया और एक कुछ मतलब समस्या का समाधान लिए हुए विचार होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि एग्जामिनर ये चेक करता है कि आप प्रशासनिक सेवा में आने लायक है या नहीं है। मतलब आपके विचार वहाँ पर जब अच्छे से व्यक्त होंगे ना, समस्या को समाधान निकालने वाले होंगे ना, तो आपको अच्छे नंबर निश्चित रूप से मिलेंगे। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है कि मरुस्थलीकरण का क्वेश्चन आया है। हाल में मतलब ऐसी घटनाएं देखी जा रही है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मरुस्थलीकरण की घटनाएं बढ़ रही है, मानवीय एक्टिविटीज़ की वजह से भी ऐसी घटनाएं देखी जा रही है। तो मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायु की सीमाएं नहीं है, उदाहरण सहित उचित करना है कि परंपरागत रूप से हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर जो मरुस्थलों का वितरण है वो हम देखते हैं कि जो जलवायु बेल्ट है यानी उसमें ही है कि जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है जहाँ पर वर्षा कम होती है, तो वो तो परंपरागत मरुस्थल है। लेकिन हाल ही में मरुस्थलीकरण की जो घटनाएं बढ़ी है ना, उसमें जलवायु सीमा नहीं है बल्कि अन्य कारण है। तो क्वेश्चन की ये डिमांड है, तो इसमें अलग अलग मॉडल आंसर हो सकते हैं। तो जो मैंने कोशिश की है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारकों के कारण शुष्क भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मौजूदा रेगिस्तानों का विस्तार नहीं है। तो या तो इसमें मरुस्थलीकरण का थोड़ा सा हम विस्तार कर दें, या इसमें और अच्छा ये हो सकता है कि आप शुरुआत में ही कोई है ना अच्छी सी रिपोर्ट है ना उसको बता दो कि हाँ भाई मरुस्थलीकरण की समस्याएं बढ़ रही है। तो इसका जो प्रमुख कारण है कि हाल ही में जैसे कि जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हैं, वैश्विक तापन की समस्याएं हैं, मानव के द्वारा भूमि उपयोग में बदलाव लाया जा रहा है उसकी समस्याएं हैं, तो उसको भी आप अच्छी सी कोई भी रिपोर्ट आपके नज़र में हो वो आप शुरुआत में लिख सकते हो, वो अच्छा माना जाता है। फिर तो टू दी पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कि नवीनतम आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार मरुस्थलीकरण मानव गतिविधियों व जलवायु परिवर्तन दोनों का कार्य है। यदि ऐसी रिपोर्ट आपको याद भी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, हम प्रीलिम्स के समय बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें तैयार करते हैं, तो वही रिपोर्ट आप मेंस में लिख सकते हो। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि एकदम टू दी पॉइंट वही मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है या संस्था या रिपोर्ट के बारे में लिखा जाए। जो भी आपके पास आइडियाज़ हो ना, जैसे आप ये बता सकते हो मतलब कोई भी स्विस राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उनको आप जोड़ सकते हो, कोई इन्वायरमेंट की स्टडी है उसको आप बता सकते हो।
इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हैं कि मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायु की सीमाएं नहीं है बल्कि अन्य कारण भी जिम्मेदार है। तो उन्हीं के हिसाब से हम जो उत्तर का बॉडी पार्ट है उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और ये याद रखना, जीएस के आंसरों में आपको ना ज़्यादा बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। आजकल आप देखते हो कि टॉपर्स की कॉपी में देखोगे कि तो वहाँ पर छोटे छोटे आंसर लिखे गए हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, कीवर्ड में लिखे हुए हैं या फ्लो चार्ट में लिखे गए हैं। तो आजकल आंसर की उत्तर शैली जो है वो यही है। तो आपको नवाचार करना है अपनी आंसर राइटिंग में। मैंने देखा कि विशेष तौर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थोड़े पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं, तो आजकल वो शैली उतनी अच्छी नहीं है। निबंध में तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन जीएस के पेपर में आपको इनसे बचना है। तो छोटे छोटे पैराग्राफ में, कीवर्ड में, फ्लो चार्ट में, उन्हीं में आपको लिखना है। तो कारण जानते हैं कि सबसे पहले मानव निर्मित कारण कौन से हैं। तो इसमें है अत्यधिक चराई, जैसे भूमि की उपयोगिता, उत्पादकता और जैव विविधता में कमी। उदाहरण के लिए भारत में 2005 से 15 के मध्य 31% घास के मैदानों में कमी। तो इससे भी क्या होता है, ज़मीन बंजर होती है। अत्यधिक चटाई चराई के कारण वनस्पति का ह्रास होता है। तो इसके हिसाब से ये कारण हो सकता है। इसके अलावा वनों की कटाई का कारण है कि इससे ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है, साथ में जलवायु परिवर्तन में सहायक होता है। जैसे हम देखते हैं कि अमेजन वर्षा वनों को कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट ये करेंगे कि केवल इंडिया के स्पेसिफिक इसको लिखने की कोशिश करेंगे। मेरा ये मानना है कि जब क्वेश्चन में लिखा नहीं है, और चूँकि ये क्वेश्चन जैसे कि हम ज्योग्राफी के सिलेबस को देखें तो वहाँ पे विश्व का सिलेबस भी है, विश्व की ज्योग्राफी भी है। तो इसको दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है। जो एग्जाम्पल देते हो वो वैश्विक परिदृश्य में, स्थानीय, देशीय, सब अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। वो आपकी एक फिर विविधता और व्यापकता को दिखाता है, आपकी जो विचारों की गहराई को दिखाता है। तो इसमें आगे एक पॉइंट है कृषि पद्धति में बदलाव। जैसे हम जानते हैं कि कृत्रिम उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग व अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या हो रहा है, भूमि बंजर हो रही है। और ऐसा हम देखते हैं कि केस स्टडी आपके पास हो अच्छी है पंजाब हरियाणा की, तो वो आप इसमें बता सकते हो। इसके अलावा भूमि उपयोग में बदलाव आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखना वर्ड है ना, जो शब्द है ना वो अच्छे इस्तेमाल किए हुए हैं। अच्छे शब्दों से मतलब हमारा जो विचार है या हमारा जो उत्तर है ना वो बहुत प्रभावी लगता है। जैसे कि शहरीकरण के कारण क्या हो रहा है, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड। ये आजकल हम देखते हैं न्यूज़पेपर में से, मतलब जब भी जलवायु परिवर्तन या ऐसी घटनाएं होती है तो उसमें अच्छे वर्ड हमें मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से उनको नोट कर सकते हो कि शहरीकरण के कारण कंक्रीट के जंगल, मतलब शहर क्या हो रहे हैं, कंक्रीट के जंगलों में बदल रहे हैं, यानी वनस्पति का विनाश हो रहा है। अर्बन हीट आइलैंड मतलब ये एक शहरी जलवायु है जिसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा तापमान की समस्या बढ़ती है, जो कि वैश्विक तापमान में सहयोग करती है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। तो एक एक क्वेश्चन को आप ये देखना कि उसमें कनेक्टिविटी है कहीं ना कहीं, जो आंसर में है ना कनेक्टिविटी लगेंगे आपको पॉइंट के हिसाब से। फिर आगे बढ़ते हैं कि अन्य कारण क्या हैं। जैसे अन्य कारण, प्राकृतिक कारणों की बात की जाए तो चरम जलवायु घटनाओं के कारण, जैसे ये स्टडी है, ये स्टडी लगभग न्यूज़पेपर में आती रहती है कि चरम जलवायु घटनाओं के कारण वर्षा व सूखे के क्षेत्रों में क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, अदला बदली देखी जा रही है। जैसे जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहाँ पे अत्यधिक वर्षा देखी जा रही है, और जो अच्छे वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पे सूखा देखा जा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो कि जैसे हाल ही के दिनों में राजस्थान के डेजर्ट में अचानक बारिश से वहाँ पे बाढ़ आई। जैसे एक बार बाड़मेर में भी काफ़ी बाढ़ आई थी, या अन्य मरुस्थल वैश्विक स्तर पर भी हम देखते हैं तो ये परिदृश्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसके एग्जाम्पल आप बता सकते हो। इसके अलावा हम जानते हैं कि अलिनो से क्या हुआ है। अलिनो और लानिनो दोनों जलवायु परिवर्तन इनके साथ जुड़ी हुई घटनाएं। तो इनसे क्या होता है कि अलिनो से वर्षा में कमी आती है और सूखे में वृद्धि होती है। इसके अलावा लानिना से क्या होता है, भारी वर्षा होती है, बाढ़ आती है, और इससे भीड़ व बंजर भूमि बनती है, और इससे मरुस्थलों का विस्तार होता है। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आपको कुछ फैक्ट में इसमें कुछ गलतियाँ नजर आए तो इनको प्लीज़ इग्नोर करना। और मतलब इसमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आंसर आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप ज़रूर अपने विचार शेयर करना। ऐसे ही मतलब मॉडल आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा कंटिन्यू। तो आगे है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हाल ही में भारत में ग्रीष्म ऋतु से धूल भरी आंधियों से पश्चिमी मरुस्थल का रुख और विस्तार हो रहा है। तो ये घटनाएं तो हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जैसे मई जून के महीने में क्या होता है, जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, तो ये भी आजकल इन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। इसके कारण क्या होता है, जैसे राजस्थान में जो मरुस्थल है, इंडिया का मरुस्थल है, उसका विस्तार किस तरफ हो रहा है, पूर्व की ओर आ रहा है, और हो रहा है, मतलब यूपी की तरफ कह सकते हैं, दिल्ली की तरफ कह सकते हैं। तो इसके अलावा ये घटनाएं हैं। और आगे हम जैसे इस क्वेश्चन में डिमांड तो नहीं थी कि इसके क्या प्रभाव होंगे, क्या समाधान होंगे, लेकिन मैं तो जब ऐसा आंसर आता है तो उसमें कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में बता दूँ कि हाँ इन घटनाओं की वजह से ऐसे प्रभाव होंगे और इनका समाधान हमारे पास। अच्छा, इसमें समाधान एक क्वेश्चन में पूछे या नहीं पूछे, आपको ये कोशिश करनी है कि समाधान निश्चित रूप से बताए, क्योंकि इससे एक मतलब एक अलग मतलब प्रभाव पड़ता है उत्तर में कि आप अच्छी सोच रख रहे हो, अच्छे विचार रख रहे हो, इस समस्या का आपके पास मतलब समाधान है, तो उस हिसाब से अच्छे नंबर आने वाले हैं फिर।
तो इसमें हम देख सकते हैं क्या प्रभाव होने वाला है कि इनसे खाद्य संकट बढ़ सकता है, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी, वनस्पति का विनाश हो रहा है, पर्यावरणीय परिवर्तन मतलब माइग्रेशन बढ़ेगा, उपजाऊ भूमि का विनाश हो रहा है, बंजर भूमि हो रही है, तो ये भी खाद्य सुरक्षा से जुड़ जाएगा। इसके अलावा वंचित वर्ग के सामने आजीविका का संकट होगा, जीडीपी इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो इससे आप अपने जो रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा समाधान की बात करें तो क्या हो सकता है इसमें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वनों का विस्तार करना है, अवैध खनन को रोकथाम करना है, सामुदायिक और व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा भी हम ऐसे प्रयास जैसे कि वनों का विस्तार कर सकते हैं। नदी जोड़ो जैसी परियोजनाएं भी अहम साबित हो सकती है कि सिंचाई व्यवस्थाएं वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं हम वनों का भी विस्तार कर सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन है टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन 1994। इसके अलावा वैश्विक जलवायु परिवर्तन जो समझौता है, पेरिस समझौता है, उसमें भी ऐसे समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कृषि पद्धति में सुधार भी किया जाना चाहिए। ऐसे सुधार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि स्पेस कम है और हमें 150 160 70 वर्ड में इसको आंसर को लिखना होता है, तो कोशिश ये करनी है कि कम लिखना है, नहीं तो आगे वाले जो क्वेश्चन है वो छूटने की संभावना बढ़ती है सॉरी। लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं कि इसमें अच्छा सा कंक्लूड करना है कि अतः अब समय आ गया है कि संपूर्ण विश्व सरकारों, सामुदायिक स्तर पर या व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा हमें मरुस्थलीकरण जैसी जो समस्याएं बढ़ रही है उनको रोकना है और उनमें सतत प्रयास करने हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा भी सतत विकास लक्ष्य जो SDG लक्ष्य 15-20 दिशा में मतलब 2030 तक हमें अचीव करना है, तो वो एक सकारात्मक कदम है। तो इस प्रकार ये दो मॉडल आंसर थे। ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास में लगातार करता रहूँगा। इससे निश्चित रूप से न्यू एस्पिरेंट को फ़ायदा मिलेगा, ताकि डेली बेसिस पे वो कैसे आंसर राइटिंग करते हैं। और मेरा ये मानना है कि आप डेली कोशिश करो कि न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस है, जैसे हिंदी मीडियम के सामने समस्या रहती है कि उनको समझ में नहीं आता, तो यूट्यूब पर आप जानते हो कि उनका हिंदी अनुवाद अच्छा सा कोई कहीं भी किसी पोर्टल पर मिल सकता है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और जो इजीली इनको समझ सकते हैं, जैसे हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को समझते हैं, तो उनको मेरा सुझाव होगा कि आप आर्टिकल पढ़ा करो और उन आर्टिकल से जो भी आप चीज़ें समझ जाते हो उनको अपने नोट्स में थोड़ा सा ऐड कर लिया करो। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता कि जैसे कोई आर्टिकल आया तो उससे 5-10 कीवर्ड अपने काम के आंसर राइटिंग में लिखने के लिए, तो आप अच्छे वर्ड यदि आंसर राइटिंग में शामिल करते हो तो वो आपके विचारों में निश्चित रूप से प्रभावी लगेगा उत्तर। तो इस प्रकार ये लेसन यही समाप्त होता है। लेसन पसंद आए तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।